हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर सोनू प्रताप वापस आपका स्वागत करता हूँ। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में अभी तक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। एंड हाइड्रोजन के बारे में बात करिए थोड़ी बहुत। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है इन एनी पेपर, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें बहुत दो तीन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आते हैं जिनसे रिएक्शन हमेशा पूछा जाता है, जैसे NaOH। ठीक है, हमेशा इससे एक ना एक रिएक्शन पॉसिबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करेंगे जो टॉपिक है उसको आपको रटना ना पड़े, आप बस समझे। कुछ चीजें होंगी जो रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें होंगी जो याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन मैक्सिमम चीजों को आप समझे, रिएक्शन को देखें कि अच्छा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में साथ में बनी रहिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से आप फ्लो देखते रहेंगे, जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं याद रखिएगा, जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं इस लेक्चर की हर रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन में बोल रहा हूं उस रिएक्शन में जो मैंने स्पेसिफिक वर्डिंग्स बोली हैं, अगर आपको वर्डिंग्स याद रहती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं वर्डिंग से आप रिएक्शन को आसानी से बना पाओ। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो शुरू करने वाले वो क्या है? एस ब्लॉक, है ना? एस ब्लॉक। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? एस ब्लॉक, है ना? अब एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? एल्कली मेटल्स। एंड ग्रुप 2 में कौन से आते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। अब एल्कली अर्थ मेटल्स को एल्कली अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? पहली चीज, जब उनका ऑक्साइड बनता है या जब उनका हाइड्रोक्साइड बनता है, दीज आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, तो एल्कली नाम वहां से है। अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बाकी सारे एल्कली अर्थ मेटल्स अर्थ के क्रस्ट में बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, तो उनका नाम क्या रख दिया गया? एल्कली अर्थ मेटल्स। और पहले वाले का नाम क्या था? एल्कली मेटल्स। ठीक है ना? अर्थ में वो भी पाए जाते हैं बट उस एक्सटेंट में नहीं पाए जाते जिस एक्सटेंट में बाकी एल्कली अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। इस वजह से उनका नाम सिंपल एल्कली मेटल्स रखा। एल्कली मेटल्स नाम क्यों आया? क्योंकि उनका जो हाइड्रोक्साइड है या जो ऑक्साइड है वो यूजुअली बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ग्रुप 1 की बात करें, जब हम शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 से। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 से। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करें तो मेरे पास कौन कौन से मेटल्स हैं? मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, मेरे पास ये मेटल्स हैं। अच्छा, हमने हाइड्रोजन की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि ग्रुप 1 में तो हाइड्रोजन भी आता है। बेटा, हाइड्रोजन की बात हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हाइड्रोजन हम एज अ डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते उसको। अच्छा, सीजियम के बाद एक और आता है फ्रांशियम। सीजियम के बाद एक और आता है, क्या आता है? फ्रांशियम। ठीक है, अच्छा, जब इनकी एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 3, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसका एटॉमिक नंबर है 37, इसका एटॉमिक नंबर है 55, इसका एटॉमिक नंबर है 87। व्हाट इज द डिफरेंस? इसके बीच में 8, इसके बीच में 8, इसके बीच में 18, इसके बीच में 18, इसके बीच में 32। मैजिक नंबर जैसे हमने बात करी थी, है ना, पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने मैजिक नंबर्स की बात करी। ठीक है, अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s1। ठीक है, अभी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। किस कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, आप 2 की वैल्यू बढ़ाते जाओ और क्या करते जाओ? s1 को वैसे रखते जाओ, तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 3s1, पोटेशियम का हो जाएगा 4s1, प्रोपिलियम का हो जाएगा 5s1, सीजियम का हो जाएगा 6s1, फ्रांशियम का हो जाएगा 7s1। This will be the electronic configuration, valential electronic configuration of all these elements. अच्छा, एक और बात, ये जो फ्रांशियम है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। कैसा है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द अबव वंस, इन सब से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इस वजह से यूजुअली जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो हम एल्कली मेटल्स में सिर्फ ये 1 2 3 4 5 लिथियम से लेकर सीजियम तक की ही एलिमेंट्स की बात करते हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट की बात नहीं करते या फ्रांशियम की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्रांशियम की प्रॉपर्टीज जनरली उससे नहीं मिलती, क्योंकि फ्रांशियम क्या है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। कैसा है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये बात समझ आती? चलिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, है ना, प्रॉपर्टीज देखें, और पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे, है ना। चलो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला सबसे सिंपल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले किसकी बात करें, एटॉमिक साइज की। जब मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं बेटा, तो आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाते समय, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, number of shell increases, and as number of shell increases size will increase, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझ आती है। तो डाउन द ग्रुप जाते समय नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एंड एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस साइज आल्सो इंक्रीजेस, साइज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सेकंड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो बेसिक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, है ना, मैं किसी और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। As the distance from the nucleus of the last electron increases, it will go more farther away from the nucleus, and as it goes more farther away from the nucleus, it is easy to remove an electron from the atom. It is easy to remove an electron from the atom. So ionization energy decreases from lithium to cesium, ठीक है। फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे आपका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, आसान, ठीक है। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात करिए हमने, ठीक है। अच्छा, थर्ड, डेंसिटी की बात करते हैं। अब डेंसिटी का एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं जब डेंसिटी की बात करता हूं तो लिथियम से सोडियम, लिथियम से सोडियम, आपका जो मास है वो ऑलमोस्ट थ्राइस हो रहा है। लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का मास है 23, ऑलमोस्ट थ्राइस आपका मास हो रहा है। तो जब आपका ऑलमोस्ट थ्राइस हो रहा है तो वॉल्यूम तो थ्राइस बढ़ेगी नहीं, है ना, वॉल्यूम तो थ्राइस बढ़ेगी नहीं। तो क्योंकि मास थ्राइस हो रहा है और वॉल्यूम थ्राइस नहीं बढ़ रही है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही है, लेकिन मास ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम अमाउंट में बढ़ रही है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो डेंसिटी लिथियम से सोडियम जाने पे क्या करती है, इंक्रीज। सोडियम से पोटेशियम जाने पे व्हाट हैपेंस हियर इज कि डेंसिटी कर जाती है डिक्रीज, डेंसिटी कर जाती है डिक्रीज। अब ऐसा क्यों हुआ, समझना, सोडियम से पोटेशियम जाने पे मास ऑलमोस्ट ट्वाइस से थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहा है, व्हिच मींस मास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसका 23 है, इसका 39 है, तो मास इज नॉट इंक्रीजिंग टू एन एक्सटेंट, डबल नहीं कर रहा है, डबल भी नहीं कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा होता है कि यहां पर मास तो इंक्रीज कर रहा है, मास तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेशियम को क्या हो जाएगा, कम, और सोडियम क्या हो जाएगा, ज्यादा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रुबीडियम एंड देन सीजियम। तो बाकी सब में वैसे ही चलेगा नॉर्मली, बस इन दोनों में एक ऐसा डिफरेंस आएगा जहां पर सोडियम का ज्यादा डेंसिटी होगी और पोटेशियम की डेंसिटी कम होगी। सोडियम की ज्यादा डेंसिटी होगी और पोटेशियम की डेंसिटी कम होगी। पोटेशियम की डेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि जब सोडियम से पोटेशियम में जा रहे हैं तो मास ट्वाइस भी इंक्रीज नहीं कर रहा, लेस देन ट्वाइस इंक्रीज कर रहा है, जबकि वॉल्यूम अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 4th पॉइंट,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है बेटा। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? किसी भी एटम का पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, कितनी आसानी से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, वो कौन बताता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताता है। ठीक है, वो कौन बताता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताता है। और कितनी आसानी से कन्वर्ट होगा वो कौन बताएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी आसानी से कन्वर्ट होगा वो कौन बताएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो वो तो बता देगा तो आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा वो कौन बताएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उस किसी भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो क्या वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं। क्या वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है या आईपी कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो पॉजिटिव फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज when a system gets converted from a normal state to a positive state, how easily can it get converted? ठीक है, और उसको कौन डिटरमाइन करता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बात समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी आईपी कम है। जब मैं लिखना चाहता हूं, मेरे पास लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास रुबीडियम है, मेरे पास सीजियम है, तो इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी होगी? लिथियम की, क्योंकि इसका आईपी सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद सीजियम। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इस तरह से आपका वेरी करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। कितना 4th पॉइंट हो गया ना? 5th पॉइंट बात करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ना? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा यूजफुल होगा, है ना? ये बात है। अब आसानी से, क्योंकि देखो अब समझो, एल्कली मेटल्स का आईपी कम होता है तो उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया जा सकता है। एल्कली मेटल्स का आईपी क्या होता है? कम, तो उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया जा सकता है। कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया जाता है? पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सबको हम किस में यूज कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसमें से मेजरली किसको यूज करते हैं हम? सीजियम को। जिसमें से मेजरली किसको यूज करते हैं? सीजियम को, बिकॉज उसका तो लीस्ट है। तो अगर लीस्ट है तो सबसे आसानी से सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस वजह से प्रेफर्ड चॉइस क्या रहती है? सीजियम। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो। these metal show देखो उसमें, these metal show photoelectric effect, these metal show photoelectric effect due to low ionization energy. These metals show photoelectric effect due to low ionization energy. Sodium, potassium and cesium, sodium, potassium and cesium, sodium, potassium and cesium show photoelectric effect to a greater extent. Sodium, potassium, cesium show photoelectric effect to a greater extent. बात समझ आती? ये बात समझ आती? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देखा कि क्योंकि एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, वो यूजुअली प्रेफर करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करना उनको। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6th क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है। जब मैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एमबीएस लिखेंगे, एमबीबीएस नहीं है, एमबीएस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि उतनी ही वो बॉन्डिंग कर सकता है, उतनी ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, जितनी ज्यादा अनबॉन्डिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम हो देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और ये वाला फैक्टर तो आप लोगों ने वैसे भी कर रखा है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाती है। सिंपल सा फंडा बेटा, एक ये स्मॉलर साइज का है, डिस्टेंस कम है, एक ये लार्जर साइज का है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। एक स्मॉलर साइज का है, डिस्टेंस कम है, एक लार्जर साइज का डिस्टेंस ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लेंथ, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं उसको बॉन्ड लेंथ की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही आसान होगा मेरे को बॉन्ड तोड़ना। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड तोड़ना आसान, और बॉन्ड तोड़ना आसान तो बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। और डिस्टेंस कब ज्यादा होगा? जब साइज ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब मैं इसकी बात कर दी है तो अब इसमें बता दो कि किसका ज्यादा होगा। मेरे पास लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास रुबीडियम है, मेरे पास सीजियम है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि आपको किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। 2s1 3s1 4s1 वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो किसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे? साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे? साइज के बेसिस पे। जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो आपको बस ये देखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक और चीज यूज है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एटम्स का दूर दूर जाना या मॉलिक्यूल्स का दूर दूर जाना, यही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर उनके बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? उनको रिमूव कर, उनको दूर दूर ले जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में किसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? किसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? सॉरी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता है लिथियम का ज्यादा है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सिंपल, इस तरह से, है ना, सिंपल इस तरह से। बात समझ आती? ये बात समझ आती? चलिए, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो गई, है ना। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की, 6th 7th पॉइंट, है ना। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या है? ठीक है, देखना, समझना इसको। मेरे पास एक मेटल है mx और x क्या कर रहा है? m ले लेते, चलो m ले लेते हैं। m क्या कर रहा है? m एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। m क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या करेगा? m प्लस बनाएगा। तो खुद को क्या करा इसने? ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करा? ऑक्सीडाइज। और ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस समथिंग। इसको किसी ना किसी के लिए यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए, विच मींस इसने खुद को तो कर दिया ऑक्सीडाइज, इसने खुद को तो कर दिया ऑक्सीडाइज और दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस। दूसरे को क्या कर दिया? रिड्यूस। तो मेटल्स में क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर होता है। मतलब दूसरे के साथ वो कैसा नेचर दिखाते हैं, कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, उसको हम काउंट करते हैं। तो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, खुद को ऑक्सीडाइज करने की। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस। दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस। बात समझ आती? बात समझ आती? तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब में किसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होगा? किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा या किसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल सी चीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकलता है उस पर रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करेगा।
राइट मैं कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता हूं या खुद को कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज करता हूं उस पर रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी आसानी से मैंने खुद को ऑक्सीडाइज किया तो मैं इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी रिलीज करूंगा, जितनी जल्दी मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा द इलेक्ट्रॉन विल गो टू सम अदर मेटल या सम अदर एटम और उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। तो जितनी आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं उतनी जल्दी ही क्या होगा, किसी और का रिडक्शन होगा। तो कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका आईपी कम होगा, जिसका आईपी कम होगा। तो आईपी इन सब में किसका कम है, इसका सबसे सब में आईपी कम है सीजियम का, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा। लेकिन ये होगा सिर्फ नॉर्मल मीडियम, नो मीडियम, नो मीडियम, किसी भी मीडियम में नहीं होगा, ठीक है, किसी भी मीडियम में नहीं होगा, इसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। बट ये बात समझ आती है कि जिसका आईपी सबसे कम उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, जिसका आईपी सबसे ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, ये बात समझ आती है। चलिए अब मैंने नो मीडियम क्यों बोला उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो जब कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस में जा रहा है तो जनरली आईपी लगती है, लेकिन अगर M प्लस में जाने के बाद उसको कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी मिल जाए, M प्लस में जाने के बाद अगर उसको कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी मिल जाए तो क्या वो आगे जाना प्रेफर करेगा। यहां पर तो अभी एनर्जी लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो एनर्जी लग रही है, लेकिन यहां से यहां जाने पे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल या ये आयन स्टेबलाइज हो रहा है, तो क्या वो एनर्जी लगाएगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेहनत करने के बाद अगर आप मेहनत ढंग से करते हैं तो मेहनत करने के बाद जितनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, जितनी भी आप एनर्जी लगा रहे हैं, आप डेफिनेटली आईआईटी में सिलेक्शन मिलेगा, तो आप वो मेहनत करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि मेहनत करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या आप एनर्जी लगाएंगे, नहीं। तो आपको ये जब रिजल्टेंट पता हो कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, राइट। उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी लगाने से आपका आगे आगे आने वाला स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने वहां पर मेहनत नहीं करी या आपको ये पता है कि आगे स्टेबिलिटी आनी ही नहीं है, तो आप क्या वहां पर मेहनत करोगे, नहीं। वही चीज यहां पर होती है कि यहां पर एनर्जी तो लग रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लेकिन आपको पता है आगे चल के, मैं आपको बोल रहा हूं कि आगे चल के स्टेबिलिटी मिल रही है, तो क्या आप रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, बिल्कुल आप मेहनत करोगे और आईआईटी के लिए सिलेक्शन लेने की कोशिश करोगे। वही चीज यहां पर होती है, समझने की कोशिश करना। अगर इस सिस्टम को मैंने पानी में डाला, अगर इस सिस्टम को मैंने पानी में डाला तो पानी में क्या होगा, M प्लस के चारों तरफ, M प्लस के चारों तरफ, ठीक है, M प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे और इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था सॉल्वेशन, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन। और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, सॉल्वेशन एनर्जी। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, सॉल्वेशन एनर्जी, हमने पढ़ा था। सॉल्वेशन एनर्जी निकलती है विच मीन स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। अब समझने की कोशिश करना, अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे पास मैं 3 चरों कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास देखो, मेरे पास लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास रुबीडियम है, मेरे पास सीजियम है, मेरे पास ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी आईपी सबसे ज्यादा होगी और Li प्लस बनाएगा, है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी आईपी उससे कम होगी और ये Na प्लस बनाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी आईपी सोडियम से भी कम होगी और ये जब करेगा तो Rb प्लस, और जब ये करेगा तो Cs प्लस, है ना, इस तरह से बनाएगा। बात समझ आती है। अब समझने की कोशिश करना कि जनरल ट्रेंड क्या है कि इसके रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, है ना, और इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, लिथियम का सबसे कम और सीजियम का सबसे ज्यादा, जनरल ट्रेंड, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। लेकिन अब समझना कि अगर ये पार्ट स्टेबलाइज हो जाए, ये वाला पार्ट स्टेबलाइज हो जाए, तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। यही चीज यहां होती है। होता क्या है समझना, मेरे पास जो लिथियम प्लस है, मेरे पास जो लिथियम प्लस है उसके चारों तरफ, लिथियम प्लस के चारों तरफ मल्टीपल लेयरिंग ऑफ वाटर लग जाता है। क्या लग जाता है, मल्टीपल लेयरिंग ऑफ वाटर, है ना, ये हमने उसमें बात करी थी, मल्टीपल लेयरिंग ऑफ वाटर, है ना, मल्टीपल लेयरिंग ऑफ वाटर, ये हमने बात करी थी हाइड्रेशन सॉल्वेशन में। और जब मल्टीपल लेयरिंग ऑफ वाटर लगेगा तो जितना ज्यादा वाटर लगता जाएगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर लगता जाएगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता जाएगा। ये बात तो समझ आती है सबको कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर लगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ, रिलीज। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयरिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, विच मींस इसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी होगी,
इसकी जो सॉल्वेशन को बोल के हाइड्रेशन बोल लेते हैं, क्योंकि वाटर लगा रहे हैं ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो होगी हाई, वो होगी हाई, बहुत हाई, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लग रहे हैं, तो जितना ज्यादा वाटर लगता जाएगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगते गए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती गई, और जितनी एनर्जी रिलीज होती गई उतनी स्टेबिलिटी आती गई। ये बात समझ आती है। अब जो बाकी, अब ऐसा क्यों हुआ कि इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लगे, समझना, इसके पास तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इसके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो ज्यादा था। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्यों था, बिकॉज इसका साइज छोटा था। साइज छोटे होने की वजह से इसने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर दिया, उनको पोलराइज कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, मल्टीपल लेयरिंग हो गई। ये बात समझ आती है। लेकिन जब आप बाकी सब की बात करते हो, जब आप बाकी सब की बात करते हो तो इनका साइज बड़ा है, तो ये कभी भी मल्टीपल लेयरिंग नहीं कर पाएंगे, ये एक सिंगल लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल लेयर, विच मींस कम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लगा, विच मींस कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी। तो यहां पर जब डिटरमाइनिंग फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, या मैं ये बोल दूं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं लग रहे तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो यहां पर स्टिल डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन चारों में डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उतने लगे ही नहीं, और अगर वाटर मॉलिक्यूल उतने लगे नहीं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी नहीं, और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी नहीं तो फिर डिटरमाइनिंग फैक्टर तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट काम। तो यहां पर इसमें देखो, ये भी अट्रैक्ट करेगा वाटर को, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं करेगा जितने अमाउंट में लिथियम कर रहा है। तो अगर इतने अमाउंट में नहीं कर रहा तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट से, अट्रैक्शन से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो ही नहीं रही, और अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो ही नहीं रही है और नॉमिनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसमें स्टिल डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि दो एनर्जीज की बात करी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर डिटरमाइनिंग फैक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल है आपका, तो अगर डिटरमाइनिंग फैक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। तो किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, सीजियम का, सोडियम का सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे अभी भी रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा, सीजियम का। अभी भी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा किसका होगा, सीजियम का, क्योंकि इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज किया, थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल लगा तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई। इसने डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल लगा तो उसमें थोड़ी बहुत ही स्टेबिलिटी, तो ये डिटरमाइनिंग फैक्टर अभी भी आ गया। जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मिल गई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। इसको क्या मिल गई, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लग गई। अब होगा क्या, जब इसको पता है कि आगे जाने पे मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो क्या ये आसानी से आगे जा सकता है, जाएगा ना। उस समय वही मैं कह रहा था कि अगर आपको ये बोल दिया कि अभी हार्ड वर्क करने के बाद आपका आईआईटी या एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या आप उस समय हार्ड वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो वही चीज है कि यहां पर थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आगे चल के क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है तो रिएक्शन कहां मूव करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ। कहां मूव करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रॉन तो मेरे को लूज करना ही करना है, इलेक्ट्रॉन तो लूज करना ही करना है। तो जब मेरे को इलेक्ट्रॉन लूज करना ही करना है तो मेरे के लिए आगे चल के क्योंकि स्टेबिलिटी मिले तो मैं जल्दी जाता हूं। ये बात समझ रहे हो, है ना। तो वही चीज यहां पर हो जाती है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्या करता है, विच मींस ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसको पता है आगे चल के थोड़ी बहुत अच्छी खासी इन सबसे तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो जितनी जल्दी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतनी जल्दी ये Li प्लस में कन्वर्ट होगा, जितनी जल्दी ये Li प्लस में कन्वर्ट होगा उतनी ही जल्दी ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो यहां पर क्या होता है कि लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है और लिथियम सबसे नीचे आके सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर के साथ हो जाता है। कब, जब आपके पास वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इन वाटर किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, इन वाटर किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, तो आप सीधा बोलोगे Na प्लस का सबसे कम है, उसके बाद K प्लस का है, उसके बाद Rb प्लस का है, उसके बाद Cs प्लस का है, उसके बाद Li प्लस का है। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, Na का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, Li का। क्यों, क्योंकि Li प्लस इतना ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है कि Li बोलता है ठीक है मैं पहले तो स्टेबल था ही, लेकिन बाद में भी मैं ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो रहा हूं, मैं भी तब भी स्टेबल हो रहा हूं, मेरी एनर्जी तब भी रिलीज हो रही है, मेरे को तब भी स्टेबिलिटी मिल रही है, तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव आसानी से कर सकता हूं। जबकि ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा ही और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल नहीं रही, बस अपने साइज की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है।
ठीक है, तो इस तरह से ये आगे मूव करता है। ये बात समझ आ रही है। दूसरा एक रीजन ये बोला जाता है, और आप उसको समझने की कोशिश करना। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन क्या है कि आपका देखो इसका हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ गया। हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो गया, इसका लार्ज हो गया। और जब किसी चीज का हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इतने बड़े रेडियस में स्प्रेड होगा, जबकि इसका सिर्फ अपने बारे में स्प्रेड होगा या जो एक वाटर मॉलिक्यूल की लेयर लगी होगी उसमें स्प्रेड होगा। तो क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लेयर्स में स्प्रेड हो रहा है, विच मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा कम। और जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, चार्ज मॉलिक्यूल या एटम से। तो जितनी कम चार्ज डेंसिटी या जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या चार्ज डेंसिटी कम कब होती है, या तो साइज बढ़ जाए, या तो साइज बढ़ जाए, या चार्ज डेंसिटी या चार्ज कम हो जाए। यहां पर अब चार्ज तो कम हो नहीं सकता क्योंकि प्लस 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 है, तो चार्ज साइज बढ़ने से वो चार्ज डेंसिटी पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगी। और जब वो पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चार्ज डेंसिटी कम हो गई, चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए, आपने रेडियस नीचे देखा, ये इंपॉर्टेंट है, इन वाटर इंपॉर्टेंट है, इन नॉर्मल मीडियम भी इंपॉर्टेंट है, इन वाटर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। 6th 7th हो गया था, 8th फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या है, जनरली जब आप किसी एटम को या मॉलिक्यूल को किसी सिस्टम किसी फ्लेम के थ्रू पास करते हो तो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। जो एनर्जी वो अब्सॉर्ब करता है उसका अपोजिट वाला एनर्जी वो एमिट करता है। मतलब देखो, आपको कोई चीज रेड क्यों दिखती है, क्योंकि वो कोई एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होगी जो किसी और कलर की होगी और रेड को एमिट कर रही होगी। कोई कलर ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज का कलर का व्यूइंग हमें इस तरह से दिखती है कि कोई किसी चीज को वो एब्सॉर्ब कर रहा हो, किसी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहा होगा तो दूसरी वाली दिखनी शुरू हो गई, दूसरी वाली एमिट होनी शुरू हो गई। तो फ्लेम टेस्ट में भी होता है कि जब आप मेटल्स को किसी फ्लेम के थ्रू पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है तो वो कोई एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। जो स्पेसिफिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे। क्यों, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैंने एक स्पेसिफिक एनर्जी अब्सॉर्ब करी तो जो बाकी एनर्जी थी वो तो एमिट होगी। तो वो जो एमिट होती है उसका एक स्पेसिफिक कलर आता है और उस कलर के बेसिस पे फ्लेम टेस्ट आता है। फ्लेम टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि बेटा कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और नीचे पे एक लाइन लिख दी जाएगी कि इस एलिमेंट का कलर फ्लेम टेस्ट ये है। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो लास्ट लाइन से आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये मेटल हो सकता है। ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अब फ्लेम टेस्ट क्या है, आपके पास लिथियम का कलर है आपके पास क्रिम्सन रेड। क्या रेड कलर है, क्रिम्सन रेड। अब देखो आप क्रिम्सन रेड याद करने के लिए आप रेड से याद कर सकते हो। ठीक है, क्रिम्सन रेड चलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सोडियम है आपके पास गोल्डन येलो। सोडियम है आपके पास गोल्डन येलो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम है आपके पास लाइलैक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रुबीडियम। और नेक्स्ट आपके पास सीजियम ब्लू वायलेट। ठीक है, तो these are the colors that they show when they are put in a flame। इन सब मेटल्स को जब आप फ्लेम में रखोगे तो ये स्पेसिफिक कलर्स देंगे और इन कलर्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सा मेटल क्या क्या होगा। ठीक है ना, क्या समझ आती है। ठीक है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो बेटा बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, इसमें बेसिकली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कौन से, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग। मैं सबसे ऊपर पे रखूंगा रिड्यूसिंग नेचर को। ठीक है, सबसे ऊपर पे रखूंगा रिड्यूसिंग नेचर को। सेकंड पे रखूंगा मैं आपको इसमें आपका मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड में रखूंगा मैं आपको डेंसिटी। ठीक है, और फोर्थ ये तो आपको याद करनी ही करनी है। फ्लेम टेस्ट तो आपको याद करना ही करना है।
ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होता है? नॉर्मल मीडियम में सीजियम का ज्यादा, इन वाटर लिथियम का ज्यादा। अगर मैं डेंसिटी पूछूं तो सोडियम और पोटेशियम में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो साइज पे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता हूं आपसे। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद मैं आपसे कलर पूछ सकता हूं, तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको याद रहना चाहिए। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे ग्रुप 1 की, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।